इन्फ्लेशन से किसको फायदा होता है? इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए चिंता का कारण है, लेकिन ये सबको बुरी तरह प्रभावित नहीं करता। कुछ लोगों के लिए ये एक वरदान है। जैसे कि इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर यानी उपभोक्ता अपने खरीदने की शक्ति को खो देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को इससे फायदा होता है। इन्फ्लेशन से प्रभावित प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स यदि लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ उठा पाते हैं। उदाहरण के लिए आवास या घरों के दामों में बढ़ोतरी उन कंज्यूमर्स को प्रभावित कर सकते हैं जिन्होंने पहले घर खरीदे थे। इसीलिए मुझे इन्फ्लेशन बहुत पसंद है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए हमें मंदी और संकटों की चिंता करने की बजाय इन्फ्लेशन को संभालने और इस पर काबू पाने के लिए योजनाएं चाहिए। 2022 में इन्फ्लेशन के असली कारण। मंदी यानी रिसेशन बाजार का ट्रेंडिंग शब्द है। इकोनॉमिक्स में 2 क्वार्टर जीडीपी के गिरने को रिसेशन का संकेत माना जाता है, लेकिन ये सारे केसेस में सेम नहीं होता है। इसका हिसाब लगाने में बहुत मिसकैलकुलेशन और गलतियां हो जाती है। मेरा मानना है कि 2022 में पिछले 2 वर्षों की संकट की श्रृंखला की वजह से हम सभी प्रकार की इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, जैसे कि कॉस्ट पुश, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहां तक कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं। हमारे समाज में एक अजीबोगरीब बदलाव आया है। 2020 कोविड के बाद बहुत से लोगों ने ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर शहर के चारों ओर शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसके चलते विभिन्न कमोडिटीज और सर्विसेज की मांग बढ़ गई है और लॉकडाउन जैसे इश्यूज की वजह से प्रोडक्शन आवश्यकता के अनुसार नहीं हुए। रशिया और यूक्रेन की जंग के चलते क्रूड ऑयल के दामों से इन्फ्लेशन रेट पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन का मेन रीजन कंजप्शन ही है। हम देख सकते हैं कि 2020 के बाद अमेरिका में घर की सेल्स पहले से ज्यादा हो गई है। जून 2022 में इंडिया में भी वाहनों के भी अच्छे सेल्स नंबर्स रिपोर्ट हुए। इंडिया में इन्फ्लेशन पर एक विश्लेषण देने से पहले मैं पिछली रिपोर्टों के साथ साझा करना चाहता हूं कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स। इंडिया में इन्फ्लेशन 1985 से 2022 के बीच। वर्ष 1991 में इन्फ्लेशन रेट 13.48% पर पहुंच गया था और इन्फ्लेशन रेट वर्ष 2018 में 3.55% की इन्फ्लेशन रेट पर सबसे कम हो गया था। 1985 से 2021 तक औसत इन्फ्लेशन 7.5% था। वर्ष 1960 से 2020 तक इन्फ्लेशन रेट वर्ष 1974 में 28.6% के साथ अपने चरम पर था। वर्ष 1976 में इन्फ्लेशन का रेट -7.7% के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था, जो वर्ष 1960 से 2021 के बीच सबसे कम इन्फ्लेशन रेट था। इंडिया अतीत में नकारात्मक इन्फ्लेशन यानी डिफ्लेशन से गुजरा है और वर्ष 1976 में इंडिया में वार्षिक इन्फ्लेशन रेट 7.63% हो गया था, जो सबसे कम है। वर्ष 2009 से 2013 के बीच इंडिया में औसत इन्फ्लेशन रेट 10.4 था और ये 5 साल में ये रेट लगभग हर टाइम डबल डिजिट में रहा है। वर्ष 1991 से 1998 के बीच इंडिया में औसत इन्फ्लेशन रेट 10.3% था और इन वर्षों में इन्फ्लेशन भी कुछ महीनों से लगभग 15% से शिखर पर पहुंच गया था। यही कारण है कि हमें अपनी संपत्ति या इन्वेस्टमेंट पर 10% से अधिक यानी 15% से ऊपर का अधिक रिटर्न चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप एक जीनियस इन्वेस्टमेंट और रिसर्च प्लेटफॉर्म की तलाश में है तो आप जी कैपिटल चुन सकते हैं, जिनके पास बेस्ट रिसर्च टूल्स और अच्छे प्रोडक्ट्स है। कंपनी की वेबसाइट है www.gcapitalindia.com। आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए बेस्ट गाइडेंस के साथ क्वालिटी कंटेंट और एनालिसिस के लिए उनके पास भारत में ऑनेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है। जून 2022 में इंडिया का हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन रेट
7.1% रिपोर्ट किया गया है। सेंट्रल बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक 2 से 4 अगस्त के बीच होने वाली है। रेपो रेट को पहले ही मई और जून में 90 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.9% कर दिया है। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से आने वाले टाइम में अगस्त के पहले सप्ताह में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो इंटरेस्ट रेट को 5.15% के ऊपर ले जा सकता है, जो कि महामारी के पहले का रेट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इंडिया की तुलना में अमेरिका के इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आइए समझते हैं इसके 2 मुख्य कारण। अमेरिका जरूरत आधारित अर्थव्यवस्था है। लोग जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम की चीजें खरीदते हैं, इसीलिए सरकारें कम इंटरेस्ट रेट देना पसंद करती है ताकि लोग अधिक खर्च करें और अधिक उपभोग कर सके। लेकिन इंडिया में एक आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे लोग अपनी मुख्य जरूरतों के अनुसार चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन सब प्राइम क्राइसिस के बाद लोग अमेरिका में ज्यादा खर्च करने से डरते हैं, इसीलिए सरकार ने अधिक वर्षों के लिए 0% इंटरेस्ट रेट कर दिए हैं। इसके साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वैश्विक राष्ट्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते इसके इन्फ्लेशन को अधिक और वर्षों के लिए कम इंटरेस्ट रेट या फिर शून्य कर दिया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट। पिछले 3-4 महीनों से मैं बात कर रहा हूं कि अगस्त 2022 से पहले क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल की कीमत कम हो जाएगी। अब बाजार में भी यही हो रहा है। अगस्त 2022 तक एडिबल ऑयल और क्रूड ऑयल की कीमतें और कम हो जाएगी। हाल ही में क्रूड ऑयल की कीमत एक ही दिन में 10% गिर गई और इस बीच एडिबल ऑयल की कीमत पिछले 30 दिनों में 20 से 30% ठंडी पड़ गई। ये सभी के लिए बड़े राहत की बात है। वास्तव में क्रूड ऑयल में 10% की गिरावट इस तरह अर्थव्यवस्था को असर करेगी। जीडीपी 0.2% ऊपर जाएगी और इन्फ्लेशन रेट 0.4% नीचे आएगा। करंट अकाउंट का डेफिशिएट 0.3% नीचे जाएगा। इस बीच पिछले 3 से 5 महीनों में मेटल और एग्रीकल्चर वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल आवश्यकताओं को कम करेगी और इन्फ्लेशन रेट को कम कर सकता है। हाल ही के दिनों में जब सभी ने मंदी और हाई इन्फ्लेशन की चिंताओं के बारे में पुष्टि की है, इसके बीच हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर जॉब नंबरों के साथ मजबूत विश्वास है। कोई भी इंडिया और अमेरिका से रोजगार संख्या में वृद्धि देख सकता है। ये नंबर हकीकत में मंदी का कोई संकेत नहीं देते हैं। कुछ सीरीज ऑफ इश्यूज की वजह से कुछ उद्योगों और स्टार्टअप्स में जॉब्स हटाई जा सकती है, लेकिन आईटी और दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में कर्मचारियों की मजबूत डिमांड है। अभी मेरी राय समझाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण सहायक बातें साझा करना चाहूँगा। इंडिया के सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में व्यावसायिक गतिविधि 11 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मांग में सुधार हुई है। क्षमता के विस्तार के भी प्लान चल रहे हैं। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI मई में 58.9 से जून में बढ़कर 59.2 हो गया है। काम काफ़ी बढ़ गया है। अच्छी बात तो यह है कि सेवा कंपनियां अधिक कीमत वसूलने के बावजूद नए ऑर्डर हासिल कर रही है। मांग के रुझान में एक क्षेत्रीय पहलू भी होता है। व्यापार केंद्रों को फिर से खोलना, नई हायरिंग और कर्मचारी घर से काम कर रहे थे अब ऑफिस में लौट रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधि में कोई बड़ी वृद्धि नहीं दिख रही है। हाल ही में जारी जून ऑटोमोबाइल बिक्री के आंकड़े इस विभाजन को दर्शाते हैं। 2 व्हीलर की बिक्री इतनी खास नहीं हुई है। आम आदमी के वाहनों में मांग को उच्च कीमत द्वारा संचालित देखा जाता है। एंट्री सेगमेंट कारों की बजाय नए उत्पाद, उपयोगिता और इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री बढ़ रही है। इस हफ्ते की रिकवरी ट्रैकर अपडेट में कुछ अच्छी खबर है। उपभोक्ता भावना और बेरोजगारी के आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार दर्शाते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी। अगर ये आने वाले हफ्तों में बना रहता है तो दे सकता है खुशियों का कोई कारण। हालांकि इन दिनों में हमारे पास मंदी की मजबूत अफवाहें या गलतफहमियां फैलाई जा रही है और आर्थिक चिंताएं भी। हालांकि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इन आंकड़ों और तारकों को देखें। अमेरिका में 2020 में कोविड के बाद
घरेलू बिक्री 5.3 मिलियन से भी अधिक नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है 6.8 मिलियन तक। इसीलिए घरों की बिक्री में 2020 की तुलना में गिरावट खराब नहीं है। हमें कोविड के पहले की बिक्री के साथ तुलना करनी होगी। अभी भी घर की बिक्री 2019 से मिलती जुलती है। इंडिया पहले ही 1991, 1999 और 2008 में सबसे अधिक इन्फ्लेशन का सामना कर चुका है। इसीलिए वर्तमान का 7% इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और इस चार्ट के अनुसार इन्फ्लेशन नियंत्रण क्षेत्र में है और बड़े संकट या मंदी का 3 वर्षों तक कोई खतरा नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हम इंडिया में किसी भी गंभीर मंदी की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में आंकड़े हमसे भी खराब है। ऊपर देखे जा रहे ग्राफ और चार्ट से और आंकड़ों से कोई भी समझ सकता है कि इन्फ्लेशन अधिक रूप में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी नियंत्रण में है और 2022 अगस्त इसके लिए महत्वपूर्ण महीना होगा। यदि इस अवधि में आरबीआई और वर्ल्ड बैंक नियंत्रण कर सकते हैं तो हम इस मंदी को दूर कर सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे पास अगले 2-3 वर्षों के लिए सकारात्मक अर्थव्यवस्था है और प्रमुख मुद्दे 2025 के बाद ही होंगे। इंडिया में उम्र और कमाई दोनों स्तरों में नई पीढ़ियां है। हम 90 के दशक की शुरुआत से कमाई के स्तर में बदलाव देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी विकसित राष्ट्र के साथ तुलना करें तो हमारे पास अधिक उपभोक्ता और अधिक खरीदने की शक्ति है। इसीलिए हमें बड़े आर्थिक संकट के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अल्पकालिक अस्थिरता और हर आर्थिक चक्र में सुधार बहुत आम है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगस्त तक रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा और एडिबल ऑयल 2 से 3 महीनों में $80 या उससे कम हो जाएगा। अब हम इन्वेस्टरों और आम आदमी के मुख्य सवाल पर आते हैं, महंगाई पर काबू कैसे करें। हम पिछले 20 से 50 वर्षों के इन्फ्लेशन ग्राफ देख सकते हैं, इन्फ्लेशन चार्ट देख सकते हैं, जो दर्शाता है कि इन्फ्लेशन स्थिर नहीं है। अर्थव्यवस्था में महंगाई एक आम बात है, हम इससे बच नहीं सकते। हमें बाजार और रिटर्न में जोखिम को समझना चाहिए। कई इन्वेस्टर पिछले रिटर्न के आधार पर किसी भी विचार या संपत्ति का चयन करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भविष्य की जांच करनी चाहिए। इंडिया में औसत इन्फ्लेशन 10% है। तकनीकी रूप से 1985 से 2021 तक 7.5% है। यानी अगर कोई 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करता है तो उसे 1 करोड़ से 10 लाख का नुकसान होगा। इसीलिए हमेशा ऐसे उत्पादनों या संपत्तियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो 10% रिटर्न दे सके। हालांकि अगर हम 15 से 20% रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं तो ये इन्फ्लेशन के नुकसान के तुलना में अधिक रिटर्न देगा। अभी मैं अपनी डोसा थियरी के बारे में समझाता हूँ। मुझे याद है 1995 से 1998 तक मैं 20 पैसों में एक डोसा खरीदता था और आपने भी अपने माता पिता या दादा दादी से वही कहानियां सुनी होगी, जैसे कि एक सिक्के या 1 रुपये के साथ अधिक आइटम खरीदना मुमकिन था, लेकिन अब एक डोसा भी 20 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया है। इसीलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ कि डोसा में इन्वेस्ट करना बेहतर है ताकि कोई 10,000% कमा सके, यानी 20 साल में 100 गुना। क्या ये एक अच्छा विचार नहीं है? बस मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम 20 साल तक एक डोसा नहीं रख सकते हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि सोने और चांदी जैसी वस्तुओं की कीमतें कुछ भी बढ़ रही है। एक बार 1 किलो सोना 100 रुपये पर था, लेकिन अब खैर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट हमेशा नकदी से बेहतर होता है, क्योंकि पैसों का मूल्य समय के साथ गिरता जाता है। यह है महंगाई की ताकत। लेकिन हर बार औसत इन्फ्लेशन को मात देना संभव नहीं है, क्योंकि वापसी अलग होगी। आइए पिछले 2015 से 2020 तक चांदी की कीमतों की जांच करें और वो तस्वीर देखते हैं जिससे पिछले 21 वर्षों के सोने, चांदी और इक्विटी पर रिटर्न की तुलना कर सके। इक्विटी ने 340 गुना दिया, सोने ने 26 गुना और चांदी ने 22 गुना रिटर्न दिया। इसीलिए हमें बाजार को समझना चाहिए और हम में सही हिसाब करने की क्षमता होनी चाहिए। इक्विटी एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो इस ग्राफ पर उच्चतम रिटर्न दे सकता है। हालांकि बहुत से लोग स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते। भले ही वो इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर भी
वो इतना रिटर्न नहीं कमा पाते कि वो इन्फ्लेशन को मात दे सके। हाल ही में एक सर्वे के द्वारा मैंने साबित किया है कि 70% से अधिक शेयर बाजार इन्वेस्टर्स वो है जो 15% से कम रिटर्न कमाते हैं और 90% शेयर बाजार के इन्वेस्टरों ने निवेश 5 साल के लिए नहीं रखा है। मैंने कई इन्वेस्टरों को देखा है जो इन्वेस्ट के साथ प्रयोग करना पसंद करते हैं। दोस्तों, समय और पैसा बर्बाद ना करें। हमें 20 से 25% प्रतिवर्ष या औसत रिटर्न यानी CAGR के रूप में बनाने हैं। यदि नहीं तो हम एक खराब इन्वेस्टर है और महंगाई को मात देने में नाकाम रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान धन निर्माता चार्ल्स मुंगर ने कहा है, जो वॉरेन बफेट के दोस्त और पार्टनर है। उन्होंने ये इश्यू बहुत सारे नए इन्वेस्टरों की गलतियों में देखा है कि कई इन्वेस्टर्स लालच या अति आत्मविश्वास के साथ इक्विटी बाजार में कूद रहे हैं और अपना पैसा खो रहे हैं। उन्होंने अनुशासन और धन प्रबंधन पर जोर दिया है। आप में से कुछ लोग मुझे पूछ सकते हैं कि हम केवल रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। ये ध्यान देना जरूरी है, इंडिया में हमारे पास रियल एस्टेट में 12% अधिकतम औसत रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट में कुछ भी निश्चित या गारंटीड नहीं होता, इसीलिए केवल उत्पाद या एक पर निर्भर ना रहें। दूर दराज के इंडिया में लोगों ने रियल एस्टेट में 5 से 10 गुना किया। उसी समय आम इन्वेस्टरों ने अमरावती, गुंटूर क्षेत्र में 2018 से 40 से 70% मूल्यांकन खो दिया है और हैदराबाद में कुछ इन्वेस्टरों ने पिछले 2 से 4 वर्षों में कुछ किया ही नहीं। एक और बड़ी गलती मैंने देखी है, जो है बहुत से युवा नौकरी ज्वाइन करने के तुरंत बाद घर या फ्लैट खरीदना पसंद करते हैं। ज्यादातर मामलों में वो लोन लेकर खरीदते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। अगर औसत 10% रिटर्न के साथ कैलकुलेट करें तो उनके पास महंगाई को चुकाने के नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक फ्लैट में 2 गुना या 3 गुना रिटर्न हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन मुनाफा खा भी सकते हैं। कृपया एक बार कैलकुलेट करें और आप इसे समझ जाएंगे। मुख्य समस्या लोगों की झुंड मानसिकता है या फिर हाल ही की इंफॉर्मेशन से प्रभावित हो जाना। इसीलिए वे बाजार और दूसरों के अनुसार सोचना या करना पसंद करते हैं। भविष्य के लिए कुछ ही इन्वेस्टर्स सोच सकते हैं। यह दोहराव हो सकता है, लेकिन यह एक सच है। 2020 मार्केट क्रैश में कई इन्वेस्टर्स मेरे विश्लेषण और भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, या स्टॉक और जमीन दोनों के लिए कोई भी अच्छे सलाहकार को नहीं समझना चाहते थे। लेकिन 2 साल बाद उन्हें एहसास हुआ। इक्विटी बाजार में तेजी के बाद कई इन्वेस्टर्स अंत में इन्वेस्ट करने के लिए कूद पड़े हैं और उन्होंने 2021 पीक मार्केट में भारी पैसा खो दिया है। 2020 के दौरान हमारे पास अधिक इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर बाजार में तेजी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ पड़े और अब यह आधा हो गया है। हर बार वास्तविक इन्वेस्टर्स स्टॉक में एक अवसर को गलत समझने और दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। इंडिया में कई इन्वेस्टर्स सलाहकार पर विश्वास करना या ईमानदारी से रिसर्च करना पसंद नहीं करते। हालांकि एक सर्वे से देख सकते हैं जो दर्शाता है कि केवल 17% इन्वेस्टर्स रुचि रखते हैं सलाहकार को स्वीकार करने में। इस बीच कई नए और लालची इन्वेस्टर्स मुफ्त युक्तियों या आसान धन युक्तियों पर विश्वास करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कई नियम और कानून मौजूद है, कई लोग विश्वास करना पसंद करते हैं, वो भी सेबी के नियमों और लाइसेंस की जांच किए बिना। कई बार हमने अपने फॉलोअर्स को पंप और डंप प्रकार की तंत्र से सावधान रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि हमने देखा है कि कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कोशिश की है छोटी कंपनियों के लिए सुझाव देने की जो हर कोई खरीद सके। बिना किसी महान व्यवसाय के कई शेयर्स 5 से 10 गुना बढ़ गए हैं। इसी तरह से डे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ने कई युवाओं को लूजर बना दिया है। मैं इस तरह के मुद्दों को लेकर गंभीर हूं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं शेयर बाजार को नकारात्मक दर्शाती है। मैंने बार बार सुझाव दिया है, आप कृपया सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, पीएमएस या फिर म्यूचुअल फंड पर विश्वास करने का प्रयास करें। ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज है जो वास्तविक रिटर्न दे सकती है। आप देख सकते हैं
मारुति और एचडी बैंक का प्रदर्शन। हैरानी की बात यह है कि कई इन्वेस्टर्स बाजार पर स्मार्ट टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी बाजार की प्रवृत्ति को नहीं बता सकता। पिछले 2 वर्षों में कई लोगों ने निफ्टी का पीई रेशियो समझने में गलत कैलकुलेशन की है। हाल ही के दिनों में निफ्टी बहुत तेज है। लंबे समय तक इन्वेस्ट करें रिस्क प्रोफाइल के अनुसार। मुझे पता है कि कई इन्वेस्टर्स इस जोखिम प्रोफाइल को नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। हालांकि मैं अपने कस्टमर्स और फॉलोअर्स को इन्वेस्ट करने की बेहतर सलाह दे रहा हूं। मेरे स्पेशल टिप्स। इक्विटी एकमात्र ऐसी परिसंपत्ति वर्ग है या एसेट क्लास है जो लंबे अवधि में इन्फ्लेशन का सामना कर सकता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था में एसआईपी और पोजिशनल ट्रेडिंग तरह की गतिविधियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। इन्वेस्ट करते समय हमेशा विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन करें। हमेशा बेहतर विश्लेषण और सलाह देने वाली टीम रखें। शॉर्ट टर्म रिटर्न के बारे में सोचने की बजाय लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर क्या है, कम से कम 3 साल के लिए उस पर सोच विचार करें। लेकिन कहां से शुरू करें? सबसे पहले 6 महीने का पारिवारिक खर्च नगद या लिक्विड फंड रिजर्व में होना चाहिए और खाने पीने की चीजों के लिए 12 महीने का रिजर्व रखें। बाकी सबसे ऊपर। हाल ही में वॉरेन बफेट ने हमें सलाह दी है कि मंदी के दौरान अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करना ही बेहतर है। यह कितनी सुंदर सलाह है ना? कृपया इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट के द्वारा शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस तरह अर्थव्यवस्था और इन्वेस्ट की जानकारी के वीडियो पसंद करते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा के हमारे साथ अप टू डेट रहिए।